सो वंस अगेन नमस्ते सभी को। मैं ऋतिक चौहान आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास को या हम कह सकते हैं आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव ऑरा। ओके, सो स्ट्रेट योर स्पाइन फर्स्ट। आप सभी अपनी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और मुद्रा आसन में आए, मुद्रा पोजीशन में, एंड 3 बार आप मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करें। सो वंस अगेन स्ट्रेट योर स्पाइन। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने कैमरे ऑन रखें और ऑडियो ऑफ। ओके, सो हम जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, गुड इवनिंग सर, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो हम क्लास के लास्ट में करेंगे। 1 घंटे का क्लास आज करेंगे और 1 घंटे का क्लास हम कल करेंगे। और देखते हैं जब तक हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जो हमने प्रिपेयर किया आगे भी हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी के लिए विजिबल हो रहा होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट chronic diseases, acupressure workshop based on chronic disease। ठीक है, हम जो ये क्लास, ये जो सेशंस कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, इस सेशंस का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इट्स कॉन्सेप्ट एंड विजन पर हम बात करने वाले हैं। हमारा जो मेन पर्पस है, यदि किसी बीमारी पर हम फोकस कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर क्या होगा, टीसीएम में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और सीड थेरेपी यानी बीज चिकित्सा में हम क्या इलाज दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक्यूफिजियो मींस एक्यूप्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका क्या रोल है ट्रीटमेंट पे, उसको हम जानेंगे। तो ब्लेसिंग ऑफ एस्पस एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इंडिया। एस्पस की ब्लेसिंग से आज की क्लास वर्कशॉप हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ये जो वर्कशॉप है, इसका जो पर्पस है वो ये है टू इनेबल द थेरेपिस्ट इन डायग्नोसिस of the disease, to enable the therapist in treating the disease in the best possible way, to make understand about different aspect of the treatment, to understand behind the thought and logic of selecting protocols, to understand the concept and vision, to make understanding better of integrative therapy. Integrative, you know, our acupressure is a integrative therapy, our Ayurvedic acupressure is a integrative therapy। तो आइए, सबसे पहले जो अपना टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कस करना है वो है आज के समय में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन। आज का जो ये मॉडर्न युग है, मॉडर्न टाइम है, इस टाइम में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी ना किसी व्यक्ति को देखने के लिए मिलती है, या हर किसी को कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहीं शादी के मौके पर गए,
पेशेंट्स आएंगे ना, कल शादी थी, हमने एक्सेस फूड लिया जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो गया, ठीक है। कब्ज से परेशान जो पेशेंट होंगे वो आपके पास आएंगे, पेशेंट कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है। जिनको भूख ज्यादा लग रही है या फिर भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, इस तरीके के भी पेशेंट आपके पास आएंगे, ठीक है। कुछ कहेंगे मुझे खाने के बाद पेट में दर्द हो जाता है, या कुछ कहेंगे मुझे खाने के बाद पेट में आराम लगता है जो दर्द, कुछ कहेंगे मुझे यूरिन पास आउट करने के बाद प्रॉब्लम होती है, कुछ कहेंगे मुझे यूरिन पास आउट करने से पहले प्रॉब्लम होती है, यूरिन पास आउट करने के बाद अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और आप जानते हैं हमारी बॉडी में हमने कई बार बात किया, तीन ही मेन सिस्टम की अगर हम बात करें, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक आपका नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। हमारी बॉडी में हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा ब्लड है, हम कई बार बात कर चुके हैं। ब्लड जो बनाता है वो कहीं ना कहीं उसका रोल, डाइजेस्टिव सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, जो ब्लड बना उसको शरीर के सिंगल पार्ट तक पहुंचाना, ईच एंड एवरी पार्ट तक, माइक्रो लेवल तक, सेल लेवल तक उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो काम है ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का है। उसके बाद जो आपका नर्वस सिस्टम है, कहाँ कितना ब्लड पहुंचाना है, ये सब जो देखता है वो आपका नर्वस सिस्टम देखता है। तो शरीर के रख रखाव में या शरीर में एनर्जी क्रिएट करने में जो आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आई प्रॉब्लम्स के कारण क्या होते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स, आवर डाइट, हमारा खान पीन, ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल, ये कहीं ना कहीं डाइजेशन इश्यूज के कॉजेस हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, जब इस ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, या इस ब्रह्मांड की रचना के क्रम में जब ईश्वर इस मानव रूपी शरीर को बना रहे थे, ह्यूमन बॉडी को बना रहे थे, तो जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने देखा कि जो ये ह्यूमन बॉडी है ये सबसे कम एक्टिव रहने वाली बॉडी है। मतलब जो एक तरह से समझ लीजिए ईश्वर के अकॉर्डिंग कि ये जो रचना है मेरी ये व्यर्थ की तरह है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये एक्टिव बने। तो ईश्वर ने क्या किया कि एक पेट बनाया, एब्डोमन बनाया। जब ईश्वर ने एक एब्डोमन बनाया तो इसी एब्डोमन, इसी पेट के कारण मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बन गया। आपने सुना होगा कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाने के लिए कमाना जरूरी है, ठीक है। तो इस पेट के लिए लोग एक्टिविटी करते हैं, कमाते हैं, वर्क करते हैं, तो इसलिए इस पेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक तीन अहम समस्या है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये हर किसी को कहीं ना कहीं आज के समय में फेस करना पड़ रहा है। हेलो हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ। हेलो, मैं अभी 1 घंटे बाद आपको कॉल बैक करता हूँ। मैम ऑनलाइन चल रहा है अभी, क्लासेस अभी ऑनलाइन है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो गैस, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन है, इसका प्रोटोकॉल आपके सामने। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशन। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशन में आप सभी जानते हैं ये जो प्रोटोकॉल है, फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 5, थर्ड स्पाइरल, 1 4 टोन, 2 3 सिलेट। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एसिडिटी का, कॉन्स्टिपेशन का, गैस में, तीनों प्रॉब्लम्स में काम करता है। दूसरा, बोथ हैंड की जो स्मॉल फिंगर है, बोथ हैंड की स्मॉल फिंगर के ऑल फैलेंक्स पर जब हम क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं, क्लस्टर मैग्नेट मतलब एक ऐसी मैग्नेट आती है जिस पर 6 स्टार लगे रहते हैं, उसे हम 6 स्टार मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर के ये फैलेंजेस, एक फैलेंजेस ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। जो ज्वाइंट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम फैलेंजेस कहते हैं। तो जब हम इन दोनों फैलेंजेस पर, दोनों हाथ की स्मॉल फिंगर के ऑल फैलेंजेस पर
क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं। यदि आपके पास क्लस्टर मैग्नेट भी नहीं है तो आप यहाँ पर मटर का दाना लगा सकते हैं, चने का दाना लगा सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज में काफी अच्छा काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक प्रोटोकॉल होता है लेफ्ट पाल्म पर 4 चक्रास आती है, 1 फोटोन 2 3 स्लेट, इसकी लोकेशन में आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये भी एक आपका एसिडिटी का गैस का प्रोटोकॉल है। आइए अब बात करते हैं TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो आपका एसिडिटी का प्रोटोकॉल है, कॉन्स्टिपेशन का प्रोटोकॉल है, जो मेनली हम प्रीफर करते हैं, जनरली हम प्रीफर करते हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल काफी सारे हैं, लेकिन कॉमन प्रोटोकॉल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो है स्टमक हीट। स्टमक हीट यानी T6, SP6, CB10, CB12, CB13, ST21, ST44, ST45, सिडेट बोथ साइड। ये आपके स्टमक हीट का प्रोटोकॉल है। स्टमक हीट ये दवाइयों का साइड इफेक्ट, स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, यूरिक एसिड, तमाम समस्याओं में हम स्टमक हीट का प्रोटोकॉल जो है इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्टमक यानी जो कुछ भी आप इंटेक कर रहे हैं, जो कुछ भी आप फूड इंटेक कर रहे हैं, जो भी आप इंटेक कर रहे हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है ना। तो इसलिए यदि आपके पास कोई पेशेंट आए जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपके स्टमक पर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो फूड है वो वहीं जा रहा है, स्टमक को जा रहा है। और आज का मेनली डाइजेशन इश्यू का कारण है अनहेल्दी डाइट, खान पीन। ठीक है, ना चाहते हुए भी कितना अपने आप को हम सेव कर पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं हम केमिकल इंटेक कर ही लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। के लिए स्टमक हीट एक जनरल और स्पेसिफिक आप कह सकते हैं, या कॉमन प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब आइए हम बात करते हैं सीड थेरेपी पर। बोथ हैंड की इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर का जो सबसे ऊपर वाला ज्वाइंट होता है, आप सभी देख सकते हैं। और जो जिनके कैमरे ऑफ हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, आपका मैं आपका फेस देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो बोथ हैंड की जो रिंग फिंगर है, बोथ हैंड की जो स्मॉल फिंगर है, एंड बोथ हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, आप जानेंगे ना रिंग फिंगर क्या होता है। दिस वन इज द रिंग फिंगर, बोथ हैंड रिंग फिंगर, बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर एंड बोथ हैंड स्मॉल फिंगर। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना VGT। VGT का मतलब होता है वात ज्वाइंट। दे आर 3 ज्वाइंट्स इन ईच फिंगर। अपर ज्वाइंट इज वात ज्वाइंट, मिडिल ज्वाइंट इज पित्त ज्वाइंट एंड लोअर ज्वाइंट इज कफ ज्वाइंट। सो अपर ज्वाइंट इज वात ज्वाइंट्स। तो बोथ हैंड की इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर का सबसे ऊपर वाला जो ज्वाइंट होता है वह आपका ज्वाइंट है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का ज्वाइंट। तो यहां पर आपने क्या करना है, मेथी स्ट्रिप अप्लाई करना है। ठीक है, मेथी स्ट्रिप सिंपल ट्रीटमेंट है जो हमारे साथ बेसिक अभी जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनको ये फिंगर नंबर 3 4 5 स्टमक हीट, ठीक है, ये प्रोटोकॉल समझ में ना आया हो, लेकिन ये समझ में आ रहा हो सभी के लिए है। जो एज ए बिगनिंग कर रहे हैं वो भी समझिए, ठीक है, जो एडवांस में है उनके लिए भी इफेक्टिव है। क्योंकि अगर पेशेंट आपके पास नहीं है, कहीं दूर है, आपकी कोई रिलेटिव्स है जिनको आप ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास मैग्नेट्स भी अवेलेबल नहीं होगा, तो सीड थेरेपी, मेथी दाना हर किसी के घर में, हर किसी के किचन में अवेलेबल रहता है। तो उस मेथी दाने से भी आप अपना इलाज कर सकते हैं, आपके शरीर में आई समस्याओं का इलाज कर सकते हैं सीड थेरेपी के अंडर में, वो सीड थेरेपी कहलाएगा। तो आपने क्या करना है, मेथी स्ट्रिप बनानी है। मेथी स्ट्रिप मतलब मेथी दाने की एक सिंगल लाइन बनानी है और ज्वाइंट के चारों तरफ लगा देनी है। और लगाने के बाद दिन में अगर आप 8 घंटे लगा रहे हैं तो हर आधे घंटे बाद उस पर हल्का हल्का दबाव दीजिए, प्रेस एंड रिलीज। जब आप इसको कुछ समय तक, कुछ दिनों तक रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसमें आपको रिलीफ लग रहा है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है अगर आपके पास, जैसे अपनी ये फिंगर रिंग, ये फिंगर रिंग जो है ये रामबाण की तरह काम करती है, ये आप सभी के पास होनी चाहिए। आप सभी ने आई होप अपना किट बना लिया होगा, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किट। ठीक है,
तो ये जो फिंगरिंग है ये आप सभी के पास होनी चाहिए, सभी के पास है कि नहीं है? ठीक है, इस फिंगरिंग को आप ट्रीटमेंट में जरूर यूज कीजिए। आपने क्या करना है, दोनों हाथ की जो स्मॉल फिंगर है, ठीक है, दोनों हाथ की जो रिंग फिंगर है और दोनों हाथ की जो इंडेक्स फिंगर, लाइक जैसे इंडेक्स फिंगर, तो इसमें इस तरह से अगर आप रिंग करते हैं तो ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की इश्यूज को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। अब इसके रीजंस हैं, रीजंस क्यों है, जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन क्या है, अभी हम आगे क्लास करेंगे कॉन्स्टिपेशन पर, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिपेशन जो है एक क्या है, मतलब स्टूल का सही तरीके से पास ना होना, या हमारे जो बोवल्स हैं, बोवल्स इज नॉट क्लियर, यानी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत यदि क्लियर नहीं है तो दैट मींस देयर इज ए कॉन्स्टिपेशन। बोवल्स को बोलते हैं, बड़ी आंत को बोलते हैं बोवल, BOWEL। अगर बड़ी आंत अपनी क्लियर नहीं हुई है तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है ना, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन को क्या, जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी डाइजेस्टिव, गैस्ट्रो, एक वर्ड सुना होगा ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, सुना है ना, गैस्ट्रो मींस स्टमक, इंटेस्टाइनल मींस बड़ी आंत और छोटी आंत। तो स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये 3 ऑर्गन ही है जो कॉन्स्टिपेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स एज ए सपोर्टिव काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सपोर्टिव पर आएगी कि जो मेन ऑर्गन्स है उन पर आएगी, मेन ऑर्गन्स पाएगी। तो LI, SI एंड स्टमक, ये मेन ऑर्गन्स हुए। और अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है और वो लीवर की वजह से है, गॉल ब्लैडर की वजह से है, इसका मतलब क्या है, जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो थोड़ा क्रोनिक हो गया। कहीं ना कहीं आपका डायग्नोसिस भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए ट्रीटमेंट आपके सामने होना चाहिए। दूसरा, आपने क्या करना है, आपके पास ये रिंग है, सॉरी ये पावर वॉल, इस पावर वॉल को लड्डू बनाते हैं ना, आप सभी सभी बनाते हैं, अपने अपने घर में लड्डू बनाते हैं, फेस्टिवल पे बनाते हैं। तो जब आप लड्डू बनाते हैं तो इस तरह करते हैं, लाइक दिस, उसको राउंड शेप देने के लिए लड्डू को, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है, ऐसा समझ लीजिए हम लड्डू ही बना रहे हैं, 5-5 मिनट डेली लड्डू बनाइए, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। और इस तरह जब आप बनाएंगे तो ये आपका क्या है, ये पूरा रीजन आपका क्या है, आपका एब्डोमेन रीजन है, कंप्लीट रीजन ये आपका एब्डोमेन रीजन है। जब आप इस एब्डोमेन रीजन पर ये लड्डू बनाएंगे, यानी इस पावर बॉल को यूज करेंगे, तो ये आपकी LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन, SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ST यानी स्टमक, लीवर, LIV लिव बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लीवर, GV यानी गॉल ब्लैडर, KID किड यानी किडनी, शॉर्ट फॉर्म है। एवरीथिंग आजकल शॉर्ट फॉर्म का वो है, टाइम है, तो इसलिए तो आपको याद करना होगा। तो इस तरह आपने बनाना, इस तरह आप डेली कीजिए एज ए एक्सरसाइज। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सुबह शाम 15 से 20 मिनट डेली अपनी बॉडी को इन इंस्ट्रूमेंट्स को दीजिए, इनको यूज कीजिए। पेशेंट कहते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास काफी समय से रखे हैं, ठीक है, रखे तो हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। अब ठीक कैसे होंगे जब तक यूज नहीं करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेशेंट को पॉइंट्स लगाए, पॉइंट्स लगा दिए, लेकिन उसको कुछ होमवर्क भी तो दीजिए। आपने अपना काम तो किया, पॉइंट्स क्या रहेंगे, जैसे मैम ने अभी पूछा, आशा मैम ने, कि पॉइंट्स मैं शाम को लगाऊं सीट थेरेपी, सुबह हटा दूं। अब दिन भर उनके पास टाइम रहेगा तो दिन में वो क्या करें, जैसे जैसे उनको टाइम मिले तो वो इन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, खाने के 1 घंटे पहले, खाने के 1 घंटे बाद। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्योर डिजीज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे हम बात करें, अब ऐसे ही हमें टॉपिक डिस्कस करना है, क्योंकि आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिगनिंग कर रहे हो, चाहे आप एडवांस के स्टूडेंट हो, सबके लिए हमें यूजफुल है। जो एडवांस के हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ रेगुलर 1-2 दिन तक ये सेशंस करेंगे, तो टॉपिक्स वाइज हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी आपको कितना समझ में आया, अभी आपको हमने बात किया कि एक तो एडवांस ट्रीटमेंट मैंने बताया, जो एडवांस के हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे अभी बेसिक हैं, जब वो एडवांस समझ जाएंगे तो ये प्रोटोकॉल आपके लिए उस टाइम समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
अब जनरल ट्रीटमेंट उनके लिए मैंने ये बताया, बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर एंड बोथ रिंग फिंगर, दीज 3 फिंगर, 3 and 3, 6 फिंगर, टोटल 6 फिंगर। यहाँ पर आप रिंग कर सकते हैं इन सभी फिंगर्स पर, ठीक है। इन सभी फिंगर्स के वाज ज्वाइंट, यानी डेट इज योर अपर ज्वाइंट, टॉप पर जो सबसे पहला ज्वाइंट होता है डेट इज कॉल्ड वाज ज्वाइंट। उसके बाद बीच वाला ज्वाइंट कहलाता है पित्त ज्वाइंट, एंड सबसे नीचे वाला ज्वाइंट कहलाता है कफ ज्वाइंट। अब वाज ज्वाइंट यही क्यों है, पित्त ज्वाइंट यही क्यों है, और कफ ज्वाइंट यही क्यों है, मूवमेंट के बेस पर। अगर आप वात वाला व्यक्ति देखते हैं तो वात वाले व्यक्ति में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, पित्त वाले व्यक्ति में थोड़ा कम मूवमेंट होता है, और कफ वाले व्यक्ति में थोड़ा सबसे कम मूवमेंट होता है। या आप ऐसे समझिए, आपने किसी वात वाले व्यक्ति का, नेचर का व्यक्ति है, उसको कोई सीक्रेट बता दिया तो वो ज्यादा देर अपने पेट में नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और अगर आपने किसी पित्त वाले व्यक्ति को सीक्रेट बताया तो वो कुछ दिनों तक रोक पाएगा, और अगर आपने कफ वाले व्यक्ति को सीक्रेट बता दिया तो वो अपने पेट में उसको रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, ठीक है। वात वाला सबसे कम स्टेबल रहता है, पित्त वाला उससे कम स्टेबल रहता है, और कफ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है ना, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी यानी आप समझिए स्थिरता, पृथ्वी एलिमेंट, बात करेंगे आगे अर्थ एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ। डाइजेशन इश्यूज के लिए आप ये कर सकते हैं। और दूसरा एक आपका ये जिम्मी आता है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिम्मी, यानी दिस वन, इस पर आप रेगुलरली प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे करस्पॉन्डेंस सिस्टम, अभी आगे मैं बताऊंगा। देखिए ये आपको अभी मैं दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देयर आर सम एक्यू चेक पोस्ट इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में कुछ एक्यूप्रेशर में चेक पोस्ट होती है जिनसे हम चेक करते हैं बीमारी किस ऑर्गन में आई है। तो वो चेक पोस्ट कौन सी है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये आप आगे पढ़ेंगे, जो हमारे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं वो आगे एडवांस में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि लीवर किडनी कहाँ कहाँ है। अभी जस्ट मैं एक आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अपनी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट अपर, सेकंड मिडिल एंड सबसे थर्ड वन लोअर, दे आर 3 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इसी तरह जब आप अपने हाथ को इस तरह रखते हैं तो अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट, वैसे ही आपने पिक्चर में देखना है। तो देखिए जो ये वाला पार्ट है, मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका हो गया जोन 1, ये पूरा रीजन। और ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये हो गया आपका जोन 2, और ये जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है ये हो गया आपका जोन 3। तो देखिए जो जोन 1 है उसको कब ट्रीट करना है, यानी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू सेलेक्ट जोन 1। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिक जोन से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म मींस चपापचे, हिंदी में बोलते हैं ना, कुछ बनना, खर्च होना, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो जोन 2 मींस डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, ये आपका जहां पर ये, एंड जोन 3 एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज के लिए जोन 3। तो देखिए जैसे अभी कोविड था, कोविड टाइम चल रहा था ना, तो कोविड में क्या था, आपने कहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए था, जोन 1, फिर जोन 2 एंड जोन 3। जोन 1 फॉर व्हाट, योर रेस्पिरेटरी, योर लंग्स, योर हार्ट। लंग्स एंड हार्ट आर द कवर्ड ऑफ योर बॉडी, आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे टॉप पर आ रहे हैं, सबसे ऊपर जो ऑर्गन्स आ रहे हैं मेनली वो लंग्स और हार्ट ही आ रहे हैं, तो सबसे पहले इफेक्ट भी यही होते हैं। लंग्स इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी, और आप जानते हैं अगर आपका लंग्स अफेक्ट होगा, अगर अगर आपके घर में कोई या आपके आसपास कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका पड़ोसी भी तो इफेक्ट होता है ना, तो लंग्स इफेक्ट होगा तो हार्ट में भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखेगा, तो दोनों को हमें साथ में ट्रीट करना है। तो जोन 1, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी का ट्रीटमेंट आप कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। समझ में आ रहा है ना। Here. चाहे आप एडवांस से एडवांस ट्रीटमेंट्स कितना ही दे, बेसिक ट्रीटमेंट हमेशा आपने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन आता है ना, करस्पॉन्डेंस सिस्टम कब यूज करें, मेरिडियंस कब यूज करें। तो पहले आप करस्पॉन्डेंस सिस्टम को यूज कीजिए, बाद में आप अगर आपको रिलीफ कम लग रहा है, नहीं लग रहा, तो देन यू कैन सेलेक्ट मेरिडियन ऑल्सो, वो एडवांस ट्रीटमेंट इस तरह, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। अब यहाँ पर आपने देखा होगा लेफ्ट पाल्म 1 for टोन 2 3 सिरेट। सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट पाल्म 1 for टोन 2 3 सिरेट।
इसकी लोकेशन क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगले पेज पर है। ये देखिए लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट में 1 नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर आपका ये आ जाएगा, 3 नंबर आपका ये आ जाएगा एंड 4 नंबर ये आ जाएगा। ये 1 2 3 4 नंबर क्या है, ये आपके एलिमेंट्स हैं। जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ेंगे तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट आपने ट्रीटमेंट के पर्पज से बताया जा रहा है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, तो इस 1 नंबर को आप क्या करेंगे, वॉयलेट कलर लगा सकते हैं, वॉयलेट कलर। 2 नंबर पर आप लाइट ब्लू कलर लगा सकते हो, 3 और 4 नंबर पर आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर। सिर्फ लगाने लेफ्ट हैंड पर ही है, लेफ्ट हैंड की पाल्म पर, राइट हैंड पर नहीं लगाना, ठीक है। और प्रेशर ऑन पाल्म बाय पावर बॉल, जो मैंने अभी दिखाया। अब ये ट्रीटमेंट जो है ना, ये देखिए, ये जो आपका देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर काफी इंपोर्टेंट है। 4 नंबर क्यों इंपोर्टेंट है? 4 ये जो नंबर है, ये ऐसे समझ लीजिए जल का नंबर है। वे बताएंगे 4 नंबर क्यों इंपोर्टेंट है? जल। इसको हम कब, हम कौन कौन सी प्रॉब्लम में हम जल को ट्रीट कर सकते हैं? मैं आप सभी के ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। यस सर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वो तो है मैम, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगा रहे हैं, तो इसकी इंपोर्टेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसकी महत्वता के बारे में मैं आपसे बात कर। एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन में शिफ्ट करता है। हाँ जी, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन में शिफ्ट करता है, बिल्कुल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक नेचर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिक नेचर की, आप एसिडिक नेचर की प्रॉब्लम्स के कोई नाम बताएंगे? गैस, आप भी बताइए, सभी बताइए। चलिए मैम ने बताया गैस, एसिडिटी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ये हो गया, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? बर्निंग, ब्लोटिंग स्टमक, हाँ जी मैम, बर्निंग, बर्निंग इन स्टमक, बर्निंग इन चेस्ट, ओके। स्टमक हीट, स्टमक हीट, इट्स मतलब बर्निंग इन स्टमक का मतलब ही मैम स्टमक हीट हो गया। हेडेक होता है, ब्लोटिंग स्टमक, ब्लोटिंग स्टमक, ओके। कोई भी जो क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है वो भी इसी के कारण होती है। नहीं मैम, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो गैस के कारण नहीं हो सकती है, हो सकता है रीजन। गैस के कारण नहीं, ये जो अभी आप पूछा ना क्वेश्चन। नहीं मैम, क्रोनिक प्रॉब्लम्स जरूरी नहीं है। मान लीजिए अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन है, तो कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हर क्रोनिक प्रॉब्लम इसके कारण नहीं होगी। एल्कलाइन आप कह रहे थे कि हाँ, एसिडिक नेचर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिक नेचर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रीटमेंट हम इस ग्रीन कलर के माध्यम से कर सकते हैं। वो जो 2 हुआ ऊपर से जो आपने बताया अभी, ये वाले चक्रा, हाँ ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो भी एसिडिटी के लिए है। लेकिन सिंगल पॉइंट अगर आपको बताएं, जो फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पाइरल मैंने आपको बताया, उसका सब्स्टिट्यूट यही है, ग्रीन कलर। इसकी लोकेशन देख लीजिए, देखिए ये दिस वन इज योर सेंटर, और ये आपका, ठीक है, ये है ना, इसका हाफ ले लीजिए और इसका हाफ ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका एक ग्रीन कलर, ठीक है। वंस अगेन ये देखिए, ये है ना दिस वन, ये देखिए इसका हाफ ये हो गया और इसका हाफ आपका ये हो गया ग्रीन। 4 नंबर यहीं पर आ जाएगा। ये आपका, यहाँ पर आपने ग्रीन कलर लगाना है। लूज मोशन वाली कंडीशन में ग्रीन कलर नहीं लगाना है। अगर आप लूज मोशन वाली कंडीशन में जल को बढ़ाएंगे तो लूज मोशन और बढ़ जाएगा। वहां पर क्या लगाना है, स्टेबिलिटी लानी है। स्टेबिलिटी के लिए येलो कलर, येलो कलर, सर येलो कलर लगाना। ये काफी मैंने टेस्ट पेशेंट्स को ट्राई किया है। एक छोटे से बच्चे को लूज मोशन हो रहा था, सिर्फ मैंने क्या किया, जो अपनी हल्दी रहती है, हल्दी का पेस्ट बनवाया, येलो कलर की रहती है ना हल्दी का पेस्ट, नेचुरल कलर, ना ही कोई केमिकल, तो सिर्फ हल्दी का पेस्ट बनवाकर येलो कलर यहाँ पर लगवाया। विदिन सर व्हाट CB12 है, CB? हाँ CB12 भी। विदिन 1 डे उसका जो लूज मोशन था वो काफी कम हो गया, येलो कलर विदिन 1 डे। तो कभी कभी ऐसे ऐसे अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सर बच्चों में भी एक और प्रॉब्लम होती है, अभी जैसे सुनने में मुझे मिला कि कभी कभी बार बार स्कूल बोलते हैं पास हो रहा है, होने वाला है, लेकिन होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा होता है। बार बार स्टूल पास हो रहा है, लेकिन ऐसा फीलिंग मतलब उनको आता है, ऐसी लेकिन होता ही फीलिंग, नहीं। बच्चों को ऐसी फीलिंग आ रही है, मान लो कि हो रहा है लेकिन होता नहीं है। सिंपल ट्रीटमेंट में, हल्का सा हुआ। सिंपल ट्रीटमेंट। ऐसा आप जैसे मान लीजिए खाने के जस्ट बाद फीलिंग आ रही है कि स्टूल आने वाला है,
तो खाने के जस्ट बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टमक पे जाएगा ना। तो स्टमक खाने के 3 से 4 घंटे या 5 घंटे बाद आ रही है, तो स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ज्वाइंट। उसके बाद अगर 7 घंटे बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ी आंत का ज्वाइंट। उस पर ट्रीटमेंट देना, सिंपल ट्रीटमेंट मेथिस। ठीक है, ये भी हमें देखना है। मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है, रात के 10 बजे के बाद नींद नहीं आ रही है, तो उसको भी देखिए ना टाइमिंग किस ऑर्गन का है। उस टाइम पर उस ऑर्गन का एक ज्वाइंट होगा, उस मेरिडियन का एक ज्वाइंट होगा, उस मेरिडियन के ज्वाइंट पर मेथी स्ट्रिप लगा लीजिए, नींद आ जाएगी। आगे हम सब बात करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन का समझ में आया ना। हमें एक आइडिया लगाना है कि कैसे हम इलाज दे सकते हैं। इलाज देने के अभी इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, एक प्रोटोकॉल्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, एसिडिटी के बहुत सारे कारण हैं। एसिडिटी यानी जैसे कि यूरिक एसिड में भी हम ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं। यूरिक एसिड में सिर्फ एक ग्रीन कलर काफी अच्छा काम करता है, या पूरा प्रोटोकॉल भी हम दे सकते हैं 1,4,2,3 यूरिक एसिड। हार्ट बर्निंग में, ठीक है, तो हम ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं। अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अगला जो अपना वो है डायबिटीज। अब डायबिटीज के बारे में मैंने जब पढ़ा तो एक ये था सर्वे, मुझे कहीं से मिला, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सर्वे क्या है डायबिटीज का, यूनाइटेड स्टेट में क्या सर्वे किया गया वो आप समझिए। स्टडीज हैव रिवील्ड startling fact that India has the largest number of people living with diabetes in the world by 2030. India will become the diabetes capital. More than 63 million people in India are suffering from diabetes. Between 35 to 44 years of age, 35 to 40% suffer from diabetes. Pre-diabetes, you can say. Pre-diabetes is a condition of the body in which the amount of blood sugar is higher than normal, but not high enough to be called diabetes. Pre-diabetes, जैसे pre BP होता है ना, कि प्री बीपी मतलब बीपी हाई होने से पहले वाली जो कंडीशन होती है वो प्री बीपी कहलाती है। इसी तरह डायबिटीज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होने से पहले की जो कंडीशन होती है वो प्री डायबिटीज कंडीशन कहलाएगी। तो सफर फ्रॉम प्री डायबिटीज इंडिविजुअल आर अनअवेयर ऑफ द सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता। 3 out of every 5 people over the age of 50 are diabetic, of which 40% are not even aware of it. Diabetes is also the cause of many other serious diseases, the main ones being heart disease, paralysis, kidney disease, blindness, numbness in feet, infection like pneumonia, UTI infection, urinary tract infection, TB, etc. There are so many type of disease जिनका root of cause diabetes होता है. In the lifetime of diabetic patient, 90% of patients are likely to suffer heart attack or paralysis. 40% of patients get kidney failure. 50% of patients suffer from pneumonia, chest disease, urinary tract disease, UTI disease, and 10 to 20% patients get TB, and 10% patients become deaf. In the country, at the age of 30 to 40, people are becoming serious heart patient, and their life span is decreasing 10 to 12 years. क्लियर हुआ? समझ में आया ना? तो देखिए ये एक सर्वे था यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए जो डायबिटीज है, डायबिटीज क्या है बताएंगे। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है? डायबिटीज पर हमने पूरी क्लास की है, बात किया था ना डायबिटीज होती कैसे है, डायबिटीज क्या है। कल शुगर लेवल बढ़ने से, हाँ जी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, जब वो हाई हो जाता है, टू हाई हो जाता है,
हमारा पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं मतलब बना पाता, आपका पेनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेट इंसुलिन नहीं कर बना पाता। पाता। हाँ। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी डायबिटीज कहलाती है। अब डायबिटीज होती कैसे है, थोड़ा सा मैं जो हमारे न्यू है उनको बता देता हूँ, वैसे तो आप में से जानते हैं। देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसा आपने मान लीजिए जानवी जी ने, चेतना जी ने एक चॉकलेट खाया, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। वो चॉकलेट जब खाया तो वो आपके एब्डोमेन में जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा, बार बार आप चॉकलेट खाएंगे तो आपके ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये मैसेज आता है आपके ब्रेन के पास, आपके बॉडी के कंट्रोलर के पास, और अपनी बॉडी में दो कंट्रोलर हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये मैसेज एंडोक्राइन सिस्टम के पास जाएगा तो एंडोक्राइन सिस्टम किसको ऑर्डर देगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से जो ऑर्डर आएगा वो किसके पास आएगा, पेनक्रियाज। एक ग्लैंड है ना पेनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करती है, तो ये ऑर्डर आएगा पेनक्रियाज के पास कि भाई ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो रहा है, अब आप कुछ कीजिए। तो पेनक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल होती है ना, दे आर 4 टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें जो बीटा सेल है वो आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, एम आई राइट, एम आई राइट ना? राइट सर। तो जो आपका बीटा सेल है वो आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रेट कर देगा। अब वो इंसुलिन जाएगा कहाँ जाएगा, सेल के पास। सेल की मेम्ब्रेन, एक जो आउटर कवरिंग होती है ना सेल की, उसके पास जाएगा। तो वो क्या करेगा, सेल के पोर्स को बड़ा कर देगा। जब सेल के पोर्स बड़े हो जाएंगे तो ब्लड में जो एक्सिस ग्लूकोज था वो क्या होगा, वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब सेल के अंदर जब चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पार्ट होता है, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस सेल क्या है, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उस ग्लूकोज का एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है ना। अब एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है, तो ऑक्सीजन आपके लंग्स के पास से आती है। ठीक है, इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। तो कभी आप गूगल पे टाइप कीजिए क्रैब साइकिल क्या होता है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब सोचिए, आप चॉकलेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, वो आपके ब्लड में जा रहा है, पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रही है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता जा रहा है। इस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, डायबिटीज कहते हैं, कि डायबिटीज हो। अब ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होगा, जब पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट नहीं करेगा तो आपने बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। जब आप बाहर से इंसुलिन लेंगे तो वो क्या करेगा, वो वही काम करेगा जो आपकी पेनक्रियाज जब इंसुलिन ग्लैंड सिक्रेट कर रही थी जब वो कर रहा था। वो क्या कर रहा था, सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को बड़ा कर रहा था, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को बड़ा कर देगा, जिससे ग्लूकोज लेवल वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या डायबिटीज का इलाज हुआ, ये तो आपने लाइफ टाइम इंसुलिन लेना है। इंसुलिन लेना बंद कर देंगे तो सेल के पोर्स बड़े नहीं होंगे। अब इंसुलिन लेकर आपने क्या किया, आपने जो सेल है, ये जो पेनक्रियाज ग्लैंड है जो थोड़ा बहुत काम कर रही थी ना, अब उसको तो कराया मिल गया, वो भी काम नहीं करेगी। लेकिन अपने एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, हम पेनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। अपने पास पेनक्रियाज का ज्वाइंट है, अपने पास पेनक्रियाज का करस्पॉन्डेंस है। तो जब हम लंबे समय तक पेनक्रियाज ग्लैंड को ट्रीट करते हैं, मान लीजिए किसी को बहुत गहरी नींद आ रही है, हम बार बार उठाते हैं ना, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद वो बंदा उठ ही जाता है। इसी तरह जब हम पेनक्रियाज ग्लैंड को रेगुलरली ट्रीट करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जागृत होगा, यानी उठेगा। जब वो उठेगा तो वो अपना इंसुलिन सिक्रेट करेगा, तो वो कर देगा। ठीक है, अब जैसा होता है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो डायबिटीज है वो मेनली बच्चों में डायग्नोस हो जाता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है ये हर एज के व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई एज नहीं। ठीक है, मतलब 20, 30, 40 ओल्ड एज में मोस्टली पाया जाता है टाइप 2 डायबिटीज। और जो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है ना, और नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी इंसुलिन पर डिपेंड और इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है। तो जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है उसकी डायबिटीज को ट्रीट करना आसान होता है, दवाइयों से
कंट्रोल में रहता है, यानी पेनक्रियास ग्लैंड अभी पूरी तरह इनएक्टिव नहीं हुआ है, अभी काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। लेकिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसमें क्या है, जो पेनक्रियास ग्लैंड है वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है, हैप्पी बर्थडे हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये हुआ आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर मान अब पता कैसे चले कि डायबिटीज हो रहा है, तो इसके लिए भी आप कुछ सिम्टम्स आप नोट कर सकते हैं। जैसे टीसीएम के अकॉर्डिंग तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, अपर, मिडिल, लोअर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जो डायबिटीज है, डायबिटीज के जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं आपको इंजरी लगा, जब आपको इंजरी हुआ तो इंजरी लगा तो उसका जो घाव होता है, घाव बनने का जो टाइम होता है वो काफी स्लो हो जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं ना, डायबिटीज वाले पेशेंट को अगर कहीं इंजरी लगा तो उसको वो जल्दी से उसका घाव ठीक नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा पैर में एक घाव हो जाता है जो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है डायबिटीज वाले पेशेंट को। आपने देखा होगा, उसको कुछ बोलते हैं, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, किसी को ध्यान है? सर पस अगर भर जाती है, पार्ट कहते हैं। आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अर्ली साइंस होते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स के, वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। गैंग्रीन हो जाता है सर। ओके, गैंग्रीन। ठीक है, तो देखिए जो अर्ली साइंस होते हैं, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला साइन तो यही होता है। और क्या होता है? प्यास बढ़ जाती है। ठीक है, भूख बढ़ जाती है। ठीक है, और देखिए डायबिटीज वाले पेशेंट को कहते हैं ना, मीठा नहीं खाना चाहिए। अब डायबिटीज वाला पेशेंट मीठा खाए तो प्रॉब्लम, मीठा ना खाए तो भी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मीठा खाएगा तो ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो प्रॉब्लम होगा। मीठा नहीं खाएगा तो जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स होती है, नर्व सेल्स, उनका खाना ही मीठा है, उनका खाना ही ग्लूकोज है, तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ब्रेन की जो सेल्स है, नर्व सेल्स, वो सही से काम नहीं करेगी, हमारी मेमोरी वीक हो जाएगी। तो डायबिटीज वाले पेशेंट की मेमोरी भी वीक होने लगती है। ठीक है, अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। डॉक्टर को भी पता है कि ये जो मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, ये चुपचाप रात को फ्रिज में से जाकर कुछ ना कुछ मीठा खा ही लेगा, कितने ही मैं मना करूँ। अगर हाँ, उसने अगर रेगुलरिटी के साथ फॉलो किया इंस्ट्रक्शन डॉक्टर का, तो ब्रेन की जो सेल्स है उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको मीठा नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहते हैं डायबिटीज वाला मीठा खाए तो प्रॉब्लम, मीठा ना खाए तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है और आपकी प्यास बढ़ जाती है। ब्लड विजन, ठीक है, धूमिल दृष्टि जिसको बोलते हैं, ब्लड विजन आंखों में, वो हो जाता है। भूख बढ़ जाती है। ठीक है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, कहीं ना कहीं डार्क पैचेस हो सकते हैं स्किन पर। तो ये कुछ साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं डायबिटिक आपकी डायबिटीज के जो साइंस होते हैं, सिंबल्स, या आप कह सकते हैं सिम्टम्स। ठीक है, टिंगलिंग की सेंसेशन होती है, पैरों के जो तलवे हैं, जो फीट्स हैं, उनमें सुनपन आ जाता है। ये कुछ साइंस सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। तो इसको हमें ट्रीट करना है, तो पहले तो आप कुछ सिंगल पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, अब देखिए डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए लीवर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बैलेंस करने के लिए लीवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटिक पेशेंट है और उसको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक गैस, एसिडिटी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट है लीवर 2, लीवर 2 को सिलेक्ट करना है। सिंगल पॉइंट नोट कर लीजिए पहले, लीवर 2। लीवर 2 कहाँ आता है, आएगा इधर, आएगा कि इधर आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, वो टॉप से जस्ट नीचे, वो व्योल चार्ट है, उसमें मैं आपको बता देंगे, उसमें आगे आप जानेंगे। लीवर 2 एक सिंगल पॉइंट है, उस पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं या सेडेशन कर सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट को लीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे गैस हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुआ, ये सब लीवर से रिलेटेड हो सकता है ना। लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, दूसरा, अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का वीक है, ठीक है, और शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में P8 पर हम क्या करेंगे, सेडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं, P8।
तीसरा, अगर किसी का जो वेट है, वेट कंटिन्यूसली कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा क्या प्रॉब्लम्स मैंने बताया था, मैंने, ठीक है, वेट कम हो रहा है, वेट लॉस, हाँ, वेट लॉस हो रहा है। तो इन तीनों को मतलब कि लीवर 2B, B8B और K3 भी, तीनों पॉइंट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं और येलो मैग्नेट से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप रेगुलरली sp6 पर भी सेडेशन का मैग्नेट लगाते हैं, तो वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हो सकता है अब ये आपको पॉइंट्स, ये जस्ट आप जो हमारे बिगनिंग वाले हैं वो भी प्लीज नोट करें ये पॉइंट्स, आगे आपको ये सबकी लोकेशन मिल जाएगा, डोंट वरी, जब हम क्लासेस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर sp6 हाई हो जाता है तब लगना है, sp6 हाँ बहुत ज्यादा हाई हो रहा है अगर शुगर लेवल, तो आप sp6 को भी ट्रीट कर सकते हैं। शेडेड करना है या फिर टोन करना है? शेडेड करना है, सभी पॉइंट शेडेड होंगे। हाँ सभी पॉइंट शेडेड, ठीक है। और सर अगर P8 बताए थे सर, P8 किस लिए? डाइजेशन इश्यूज के लिए, वीकनेस के लिए, कमजोरी लग रहा है, ठीक है, और Okay, वीक sir. लग रहा है, वीकनेस लग रहा है उसके लिए। सर इसमें कलर भी बता दीजिए कौन सा वाला लगाएंगे सबसे। मैम कलर में बताऊंगा, आपकी जो हमारी 11 तारीख से वर्कशॉप हो रही है ना, उसमें सब आपको बताया जाएगा, कलर थेरेपी TCM को उसमें ऐड कर दिया गया है, ये सब हो जाए कलर थेरेपी। हाँ जी, हाँ सर, K3 को सिलेक्ट करने से तो सर जो हम K3 को तो टोन किया जाता है ना सर? नहीं, इसमें मोस्टली के यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिलेक्ट हमें नहीं करना है, यहाँ पर आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, बट यहाँ पर सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज 3 तरीके की है, अपर, मिडिल, लोअर। एक में भूख ज्यादा लगेगी, एक में यूरिन ज्यादा आएगा, एक में प्यास ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो यूरिन वाली डायबिटीज वो किडनी से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन, सिंगल पॉइंट में बता रहा हूँ, K3 आप ट्रीट कर सकते हैं सिडेशन वाला में। नहीं तो हम स्टार मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं ना? स्टार मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, वीकनेस है और इम्पोटेंसी है या रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो एक सिंगल पॉइंट है वो है आपका, एक तो पिक्चर नंबर जो मैंने पहला पॉइंट बताया, कौन सा, लीवर 2, दूसरा पॉइंट मैंने बताया E8, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका K2, क्रिएट कर दिया K3 सर तीसरा पॉइंट K3 बताए थे। नहीं, आप K2 बता रहा हूँ, एक और ऐड कर लीजिए, K2 ऐड करना है, ठीक है सर। हाँ, स्टार मैग्नेट लगा लीजिएगा K2 पर, ठीक है। ओके सर। अगर किसी को, एक और नोट कर लीजिए, अगर किसी को नर्वस सिस्टम वीक है, डायबिटीज की वजह से वीक हो रहा है, ठीक है, और पैरों के जो तलवे हैं उसमें टिंगलिंग सेंसेशन है, ठीक है, सुनपन है, नमनेस है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, वो है ST40। डायबिटिक वाले पेशेंट को पैरों में कीड़ियां चलती है ना, आंट, ठीक है, कीड़ी चलती है, ऐसी कंडीशन में एक सिंगल पॉइंट है ST40, स्टमक 40, को भी आप सिलेक्ट कर देंगे, तो इसको आप टोन करेंगे, ST40 को टोन करेंगे, नोट सिलेक्ट, ठीक है। 12 घंटे के लिए अप्लाई करने हैं सभी पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर कितने दिन अप्लाई करना होगा सर? जब तक ठीक ना हो। इसी में को क्या बोला आपने? हाँ जी, ST40 को क्या बोला, टोन क्या है? ST40 को टोन में सिंगल पॉइंट रहेगा या ST40 या फिर बाकी पॉइंट के साथ में लेना है? सिंगल पॉइंट ST40। मतलब अगर ये वाली प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर बाकी सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप साथ में ऐड कर लीजिए, और नहीं तो सिर्फ डायबिटीज है, नहीं तो सिर्फ ST40, नहीं तो सिर्फ ST40, ठीक है। अब देखिए, एक तो ट्रीटमेंट ये हो गया, और एक और डायबिटीज का सिंपल ट्रीटमेंट आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, एक तो देखिए आपका क्या हो गया, आप नोट कर लीजिए, बेसिक वाले और एडवांस वाले दोनों।
ये आपका है बोथ इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, पिथ ज्वाइंट। पिथ ज्वाइंट आप समझिए, पिथ ज्वाइंट बताइए, मैं पूछता हूँ पिथ ज्वाइंट क्या होगा, एक सेकंड मैं पूछता हूँ। नहीं नहीं आपने नहीं बताना। लास्ट लाइन ऑफ द फिंगर। और लास्ट लाइन मैम, एनीवन? मिडिल लाइन। मिडिल लाइन ऑफ योर फिंगर इज पिथ ज्वाइंट। तो बोथ इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर पिथ ज्वाइंट। अगर आपके पास मैग्नेट्स है तो मैग्नेट्स लगाइए, 4, 5, 9 सिलेट 0, 3, 6 टोन। अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है देन यू कैन अप्लाई मेथी स्ट्रिप आल्सो। बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ मिडिल फिंगर, मिडिल ज्वाइंट, मेथी स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप पेनक्रियास, ड्यूडोनम और स्टमक कोरस्पोंडेंस सेडेशन। तो देखिए एक मैग्नेट आती है चक्रम मैग्नेट, इस तरीके की रहती है, उसमें एक छोटी सी अंदर एक मैग्नेट लगी हुई रहती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, दिख रहा है सभी को? तो ये तो आपने डायबिटिक वाले पेशेंट को लगानी है, ये वाला लेफ्ट पाल्म पर आपने लगानी है, लेफ्ट पाल्म पर। तो देखिए 3 मैग्नेट लगानी है इस सीक्वेंस में, एक ही टेप पर आप 3 मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट पाल्म पर लगानी है। ये आपके 3 फिंगर है, दीज आर योर 3 फिंगर लाइक दिस। ये जो आ रही है नॉर्मल इस लाइन, यहाँ पर 3 मैग्नेट लगानी है लेफ्ट पर। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो यहाँ पर आप चने के दाने भी लगा सकते हैं 3। ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कंकड़ उठा के भी लगा सकते हैं, कोई पत्थर है वो भी उठा के लगा दीजिए टेप से, तो भी वो स्टिमुलेशन देगा। मेन पर्पज है हमारा स्टिमुलेशन देना। ठीक है, सर कलर लगाना है तो ग्रीन कलर लगा सकते हैं क्या? नहीं ग्रीन कलर नहीं, ऑरेंज येलो, येलो है, येलो ऑरेंज ऑरेंज, या ये मेरे को देखना पड़ेगा येलो ऑरेंज ऑरेंज है या ऑरेंज येलो येलो। आई थिंक मेरे को ज्यादा ज्ञान है 99% येलो ऑरेंज ऑरेंज, येलो ऑरेंज ऑरेंज। मतलब एक को बढ़ाया है और 2 को घटाया है। वो हम बताएंगे कलर में, इसमें हाँ एक को बढ़ाया 2 को घटाया, वो हम बात करेंगे। ड्यूटेनम, स्टमक, पेनक्रियास अलग अलग है ना, उसको आप देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेनली आप लगाइए यहाँ पर क्या, सेडेशन मैग्नेट, चक्र मैग्नेट सिलेक्ट कीजिए तीनों पॉइंट्स को। ये डायबिटीज का जो कॉमन ट्रीटमेंट है और देना ही चाहिए, करस्पोंडेंस तो मस्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हुआ ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका ये TCM sp2 लीवर 3 K3 टोन, sp8 sp9 लीवर 6 p3 सिलेट राइट साइड, सभी पॉइंट्स। ये पॉइंट्स भी आप लगा सकते हैं, हो सकता है ये पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल रहे और आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्लियर हो रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है? नोट नहीं कर पाए, थोड़ा सा और दिखा दीजिए। ये PDF में शेयर करूंगा, सारा PDF शेयर किया जाएगा। ये PDF क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा। सजेशन लिखे हैं तीनों जो आपने चक्र मैग्नेट लगाए हैं उसमें दिखाया है, जो तीनों सजेशन के पॉइंट है। और यहाँ पर सेडेशन है तीनों। ओके, तीनों सजेशन है। आप कह रहे थे अभी कि एक ऑरेंज आएगा, एक नहीं, वो उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा मैम, आगे हम बात करेंगे, वो अभी आगे कॉन्सेप्ट है। लगाना है अगर चक्र हाँ, मैग्नेट तीनों सेडेशन करना है। ओके, अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी। कितने पेशेंट है बीपी के? आप में से कोई पेशेंट है ब्लड प्रेशर का? किसी को इश्यू रहता है? हाई की लो? हाई की लो? हाई। हाई। एनीवन? हाई। लो लो लो। लो, हाई, लो, हाई। ओके यार मेरा दोनों, कभी हाई कभी लो हो सकता है। ओके, आपका फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर है। हाँ, दैट इज वेरी रिस्की, बट डोंट वरी, यू आर। और ये अभी 2 महीने से हो रहा है सर, पहले नहीं था। ये 2-3 मंथ से ऐसा हो रहा है। वो मैम वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम्स है ना उसकी वजह से वो हो सकता है। हाँ आप ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं ना अपने आप को? हाँ 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 हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर यानी ब्लड में जो आपका प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द बॉल ऑफ योर आर्टरीज। आर्टरीज, वेन्स आप समझिए ना। और आगे अभी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, धातु ट्रीटमेंट, टिश्यूज ट्रीटमेंट। यानी अगर आप मांस को ट्रीट कर रहे हैं या यदि आप ब्लड को ट्रीट कर रहे हैं, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स,
प्लाज्मा, ये सब कुछ कैसे कवर हम कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम समझ लें ब्लड प्रेशर की। मेरे को ब्लड प्रेशर से ध्यान आया, बताऊंगा मैं आगे। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड pushing against the wall of your arteries, and arteries carry blood from your heart to the other part of your body। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर के नंबर्स होते हैं, एक होता है नंबर 1, एक होता है नंबर 2, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक सुना होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ये तो सुना ही होगा। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट, जब आपका हार्ट धड़कता है तो उस टाइम पर जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर इन योर हार्ट या इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स, यानी धड़कने के साथ साथ जब वो रेस्ट करता है तो उस टाइम पर जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है अपना? 120 plus minus 10 and 80 120/80 mmHg, 120/80। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये ना 120/80। तो देखिए एट रिस्क, यानी अभी मैंने बात की थी प्री डायबिटिक, इसी तरह होता है प्री हाइपरटेंशन, हाई बीपी की हम बात कर लेंगे एट रिस्क। तो अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक 120 से लेकर 139 तक है, यानी 120 प्लस से 139 है तो वो सिस्टोलिक हुआ। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नीचे वाला 80 से 89 तक है, डायस्टोलिक वाला, तो ये कंडीशन कहलाएगी प्री हाइपरटेंशन कंडीशन। प्री यानी पहले और पोस्ट यानी बाद। अब जब प्री हाइपरटेंशन कंडीशन ये कहला रही है तो हाइपरटेंशन कंडीशन क्या कहलाएगी? जो आपकी हाइपरटेंशन कंडीशन है, यानी जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 होता है उससे ज्यादा होता है और डायस्टोलिक 90 होता है उससे ज्यादा। ये जो कंडीशन है ये आपकी कहलाएगी हाई बीपी, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन। और हाई बीपी के बहुत सारे कारण होते हैं, देयर आर सो मेनी कॉजेस ऑफ हाई बीपी। ठीक है, वन ऑफ देम अनहेल्दी डाइट, यानी ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट का भी हाई बीपी हो सकता है। डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी, इनका आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन। मोटापा, हर कोई आज के समय में अपने फैट को लॉस करने के लिए एक्सरसाइज, जिम एक्सेट्रा ये सब करते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी रीजन। तो हाई बीपी का ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं वो आप मेरे को बताएं। सर थंब के बैक साइड पे ब्लू कलर फॉर हाई बीपी एंड रेड फॉर लो। हाई बीपी की बात करते हैं। देखिए जो आपका हाई बीपी है, जैसे फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 7, फिंगर नंबर 8 वात ज्वाइंट। फिंगर नंबर 1, 2 यानी बोथ स्मॉल फिंगर। फिंगर नंबर 7, 8 यानी बोथ मिडिल फिंगर का जो सबसे वाला ऊपर वाला ज्वाइंट होता है उसमें क्या है? 1 टोन 2 सिलेट। या फिर फिंगर नंबर 1, 2, 7, 8 वात ज्वाइंट मेथी स्ट्रिप भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर हाई बीपी। हियर लेफ्ट थंब नेल के जस्ट नीचे। हाई बीपी है तो सिलेक्ट करेंगे ना, कम करेंगे। कम करने के लिए क्या बोलते हैं? सिडेशन ऑफ एनर्जी। बढ़ाने के लिए टोनिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो कम करना है, हाई बीपी है तो सिलेक्ट करेंगे तो दिस वन इज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट थंब के नेल के जस्ट नीचे फॉर हाई बीपी हियर यू कैन अप्लाई the blue color ब्लू or कलर। sedation
and in Dark blue color, sir. Electromagnetic sedation. Magnet chakra sedation. magnet chakra sedation. But for your Ragni ma'am, for you, because your blood pressure is fluctuating, कभी high कभी low, कभी high कभी low, that is very dangerous. ऐसी कंडीशन में आपने sedate नहीं करना, आपने टोन नहीं करना, you have to balance. So you have to apply Star magnet. Cluster magnet. you can apply मटर दाना here. ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर होता है, मान लीजिए अभी आपके पास कोई पेशेंट आए और उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, आपको पता नहीं है, आपने देखा बीपी नापा उनका हाई है और उनका ब्लड प्रेशर उन्होंने बताया नहीं, उनका फ्लक्चुएट करता है, उनको 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक लो होने वाला है और आपने लो करने के लिए पॉइंट्स लगा दिए, तो वो और ज्यादा लो हो जाएगा, हो गया हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अब दूसरा, किसी पेशेंट का बीपी लो है और कुछ मिनट बाद उनको ऑटोमेटिक हाई होने वाला है और आपने हाई करने के लिए पॉइंट्स लगा दिए, जब ब्लड प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाएगा, जब और ज्यादा हाई हो जाएगा तो ब्रेन पर अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज, क्लॉट्स होकर पैरालिसिस हो जाएगा, हो गया हैप्पी बर्थडे, कोमा। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन हाई बीपी एंड लो। ऐसी कंडीशन वी हैव टू बैलेंसिंग, सो फॉर बैलेंसिंग यू कैन अप्लाई सी, यू कैन अप्लाई सॉफ्ट प्रेशर, हार्ड प्रेशर, यू कैन अप्लाई मसाज। Sir, 1 second, sorry. Someone is not muted. It's very disturbing. Okay, I will mute it all. Don't worry. I have a solution now. प्लीज अपने आप को सही म्यूट करना है ऐसा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना क्यों फोकस करना है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, हमें पता होना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज हम किसी को ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, और कोई पेशेंट आपके पास आए, पेशेंट के मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, वो ई रिक्शा से आया है या किसी वाहन से आया है और ई रिक्शा वाले ने पैसे उससे ज्यादा मांग लिए, वो उससे लड़ाई करके आ रहा है और आपने बीपी नापा, बीपी उस टाइम हाई ऑटोमेटिक आएगा और आप बीपी हाई के पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक है, तो पहले पेशेंट को जब आए तो कुछ दिन बैठाइए, रिलैक्स करवाइए, डायरेक्टली पॉइंट्स मत लगाइए, ना बीपी नापिए। पेशेंट कहीं से चलकर आ रहे हैं तो बीपी नहीं नापना चाहिए, पहले बैठाइए 10 से 15 मिनट, फिर बैठाकर उनका बीपी चेक कीजिए। ओके, तो कुछ प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। तो अगला है आपका लो बीपी। फॉर लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर का मतलब है जो रीडिंग आएगी वो लेस देन 90 या 60 है ना, 120 से नीचे दी गई और 60 से नीचे, 90 से नीचे। तो जो सिम्टम्स आएंगे क्या आएंगे? सिम्टम्स चक्कर आना, कमजोरी लगना, पैरों में दर्द रहना, ब्लड विजन, आंखों के सामने धूमिल दृष्टि होना जिसको बोलते हैं। ठीक है, आंखों के नीचे भी कालापन जो आ जाता है, चलिए कालापन मान लेते हैं मैम, कंफ्यूजन होना। ठीक है, तो ये तमाम सिम्टम्स आपके लो बीपी के हैं। हाई बीपी लो बीपी इज मोर डेंजरस सर। हाँ जी, हाँ, यस सर, लो बीपी इज मोर डेंजरस देन हाई बीपी। लो बीपी इज मोर डेंजरस है, लो बीपी काफी डेंजरस। ठीक है, तो लो बीपी वाले पेशेंट्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर, यानी सर्कुलेशन की कमी। सर्कुलेशन की कमी, जब सर्कुलेशन बॉडी में कम होगा यानी ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया तो ब्लड ही तो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड ही तो सेल तक ग्लूकोज पहुंचाता है। जब ब्लड सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, जब ब्लड सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा पाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्रैब साइकिल बनेगी? क्या एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। तो लोग वो तो लगना ही है ना, एम आई राइट देवाशीष जी? वीकनेस तो लगना ही है। जी सर। ठीक है, तो लो बीपी इज मोर डेंजरस देन हाई बीपी। अब देखिए हाई बीपी का इलाज, अगर किसी का हाई बीपी हो रहा है और आपको लगता है हाई बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पैरालिसिस का अटैक होने वाला है, तो ब्रेन में हेमरेज होने वाला है, क्लोटिंग ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास एक सर है लेकिन उसके करस्पोंडेंस आपके पास 4 है, 2 हाथों के अंगूठे पैर के और 2 हाथों के अंगूठे, यानी 2 थंब आपके ये और 2 पैर के थंब, टो थंब एंड हैंड थंब। तो दोनों थंब पर अच्छे से डेथ स्ट्रिप लगा दीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जब मेथी स्ट्रिप लगाएंगे तो वो हेमरेज को रोकेगा और क्लॉटिंग नहीं होने देगा।
पैरालिसिस का अटैक नहीं। इमीडिएट प्रिक करके ब्लड निकालने से भी मैंने अपने साथ किया था वो, ओके, इमीडिएट प्रिक करके ब्लड निकाला था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि कोई एक्सीडेंटल केस होता है, आप एक्सीडेंटल हुआ, एक इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में उसके सर में भी चोट लगी है, ठीक है, और घबराहट भी है, तो आप किसे बचाएंगे? पहले सर को देखेंगे कि घबराहट को देखेंगे? घबराहट को देखेंगे, क्योंकि घबराहट के मारे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो हार्ट को भी देखना है, सर को भी देखना है, और ब्लीडिंग को भी रोकना है, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, उसके लिए पॉइंट SP6 आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जो हमें टाइम पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, और लो बीपी के काफी सारे कॉजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में लो बीपी हो सकता है, ठीक है, और आपका डायबिटीज है, डायबिटीज की है, किसी और डिजीज की मेडिसिन ली जा रही है, मेडिकेशंस की वजह से भी लो बीपी हो सकता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डाइट में, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उसकी कमी से भी लो बीपी हो सकता है। ठीक है, कहीं ब्लड ज्यादा लॉस हो गया तो उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। ठीक है, हार्ट की बॉल में कहीं ब्लॉकेज है या और कोई समस्या है तो उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। ठीक है, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। सीवियर कहीं इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपका लो बीपी हो सकता है। इतने सारे लो बीपी के रीजन है। ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल, लेफ्ट थंब, यहाँ पर आप टोन कर रहे, सिलेक्ट कर रहे थे हाई बीपी में, अब यहाँ पर टोन कर दीजिए, यहीं पर सेम लोकेशन, और टोनिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप रेड कलर लगा लीजिए या फिर यहाँ पर चक्रा मैग्नेट से टोन कर दीजिए। ठीक है, और वही पॉइंट फिंगर नंबर 1 2 7 8 बार ज्वाइंट, यानी फिंगर नंबर 1 2 दिस वन बोथ स्मॉल फिंगर, फिंगर नंबर 7 8 बोथ मिडिल फिंगर, अपर ज्वाइंट मेथिस स्ट्रिप लगा दीजिए जो हाई बीपी में लगाते हैं, रिलेटिव बैलेंसिंग ट्रीटमेंट, ये भी आप लगा सकते हैं। ये हो गया आपके लो बीपी का ट्रीटमेंट। अब देखिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, बात तो हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी करनी थी, लेकिन अब हम कल करेंगे। ठीक है, और आगे काफी सारी डिजीज है, मैं PDF आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने प्रिपेयर किया। अलग है, लीवर के बारे में हमें बात करनी है, लीवर सिरोसिस का इलाज, ठीक है, और आपका लो बीपी, फैटी लीवर का इलाज। फैटी लीवर क्या होता है? लीवर सिरोसिस, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, गैस्ट्रिक, रेस्पिरेटरी, पार्किंसन, एक्साइमा, एंगर, फियर, ठीक है, नी पेन, हिल पेन, और ये गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट भी है। ये सब ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे टोटल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और देवाशीष जी, सभी की एक पिक ले लीजिए, क्योंकि आज अपना एक वर्कशॉप का एक छोटा सा देगा, तो सभी स्माइल के साथ, सभी देखिए कितनी जल्दी सभी कैमरे ऑन कर रहे हैं पिक के नेम से। एक मिनट सर, एक मिनट। थैंक यू सर। सर सबका नहीं आ रहा कैमरे है ऑन हो गए, क्लास में मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ कैमरे ऑन कर लीजिए। हम तो शुरू से ऑन किए हुए हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल, कोई रीजन है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक मैं किचन में हाँ, गई थी, क्योंकि लेकिन एक्चुअली आगे ये क्या होता है ना, चलते बल्कि हम- हमारे साथ हाउस वाइफ हैं जो घर का भी काम करते हैं, और काफी सारे रीजंस होते हैं, पर्सनल रीजंस भी है, नहीं हो पाता कैमरा। हाँ सर, होता है, हम लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम तो है। लेकिन टाइमिंग ही कंफर्टेबल है सभी के लिए, जैसे आप तो एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस वाइफ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग दिन में उनको ऑफिशियल वर्क रहता है, वो शाम को ही क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एज ए बिगनिंग स्टार्ट किए हैं, जो ज्वाइन किए हैं, उनको अगर हो सकता है आज की क्लास में काफी कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया, जो मेरिडियंस, जो पॉइंट्स हैं, वो आगे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जब आप आगे पढ़ने के बाद ये दोबारा रिकॉर्डिंग सुनोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सो डोंट वरी। ओके सर। तो वंस अगेन राजेश जी, आकृति मैम, जयंती मैम, ममता जी, देवाशीष जी। सर देवाशीष जी, आप अपना फोटो लेने के लिए ऑफ कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, आपका ही ऑफ रहेगा, आप ही ले सर। लें। मेरा ऑन है सर, मेरा ऑन है। हाँ ले लीजिए सर फोटो, आप लेंगे कि नहीं लूं? सर आप ले लो सर, मैं मोबाइल में सब नहीं आ रहा है सर, ऐसे गैलरी व्यू में आ जाएगा। यहाँ से आपका स्क्रीन सर आप ले लो सर, मैं लैपटॉप पे होता तो गैलरी में आ जाता सर, अच्छा, गैलरी में नहीं है। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग आप भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग सर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे। सबको भेजेंगे सर? हाँ रिकॉर्डिंग ये पब्लिकली होगा, ये सॉरी ये सर- रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगा। सर आप लैपटॉप पे हो ना, तो गैलरी व्यू में देखिए सर, एक व्यू है राइट हैंड साइड टॉप में देखिए।
हाँ व्यू है। हाँ सर, वो गैलरी देखिए, गैलरी में मार दीजिए, हो जाएगा सर। मेरा लैपटॉप में मोबाइल में हो ना, नहीं हो रहा है। गैलरी मैं पर ले क्लिक गया किया हूँ मैंने। सर, मैंने ले लिया है, मैं आपको भेज दे रहा हूँ सर। ठीक है सर, ओके ओके डन, नो प्रॉब्लम। ओके सो थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, कल sir. मिलेंगे सेम टाइम। Thank कोई you, क्वेरी sir. होगी ना, कोई क्वेरी होगी अगर आपकी, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। अगर कोई क्वेरी होगी ना तो आप प्लीज अपना ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, कोई ट्रीटमेंट पूछना है, कुछ पूछना है, हम डिस्कस करेंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्रोटोकॉल बनाया है ये अच्छा है, लेकिन इसमें कलर भी ऐड कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी मैम। कलर भी ऐड कर दीजिए। मैम कलर का कॉन्सेप्ट आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्लियर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कलर में कन्वर्ट कीजिए। आप हमें ऐड करके सेंड कीजिए सभी, आपके लिए होमवर्क है। इतना सारा मैंने प्रिपेयर किया, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप भी थोड़ा होमवर्क कीजिए सभी। तो आप प्रिपेयर कीजिए और आप मुझे सेंड कीजिए, मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू। Thank you, sir. Bye.